नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज कचहरी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर आपको ले चलूंगी, जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का फैसला हुआ है। आजम की यूनिवर्सिटी का नामो निशान कौन मिटाना चाहता है? क्या ये चुनावी जौहर है? इस मामले की फाइल खोलेंगे आपके लिए। आज आपको समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की सनातनी प्रयोगशाला का नया संस्करण भी दिखाएंगे। ये नया एडिशन क्या कहता है? अखिलेश समाजवादी पीडीए यात्रा निकालेंगे, लेकिन इस यात्रा को काशी, मथुरा या अयोध्या से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये भी समझेंगे। जिस धरती ने दुनिया को चिपको जैसा अनूठा आंदोलन दिया, वहां हजारों पेड़ों पर आरियां चलने से रोकने के लिए कैसे लोग लड़ रहे हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आजम खान की उस विरासत की, जिसका नामो निशान मिटाने की हो रही है तैयारी। राजनीति में सबसे कठिन लड़ाई चुनाव की नहीं होती, बल्कि विरासत बचाने की होती है। समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, कुर्सियां आती जाती हैं, ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन नेता चाहता है कि उसके जाने के बाद भी कोई ऐसी पहचान रह जाए जो उसका नाम जिंदा रखे। एक दौर में यूपी के बड़े समाजवादी नेता आजम खान के लिए वो पहचान रही है रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे आजम खान ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। ये यूनिवर्सिटी 250 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसके संस्थापक आजम खान इसके आजीवन चांसलर भी हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान प्रो चांसलर हैं। लेकिन अब दावा है कि इस यूनिवर्सिटी की दर्जनों इमारतें नियमों के खिलाफ बनी हैं। सरकारी आदेश आ चुका है, बुलडोजर तैयार है, और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इमारत बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या कानून की लड़ाई में एक राजनीतिक विरासत खत्म हो जाएगी, या फिर सबसे बड़ी कीमत उन छात्रों को चुकानी पड़ेगी जिनका इस विवाद से दरअसल कोई लेना देना ही नहीं है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में हुए कई निर्माणों को अवैध माना है। प्रशासन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में 40 में से 38 भवन ऐसे हैं जो बिना नक्शा पास किए बने हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में इन 38 इमारतों को ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी हो चुका है, तो आजम खान का सपना मटिया मेट होने के कगार पर है। वरना वो भी एक वक्त था जब आजम खान यूपी की राजनीति के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे। उनका अपना रसूख था, उनकी तूती बोलती थी। जब यूपी में उनकी पार्टी की सरकार नहीं रही, तब भी आजम खान की आवाज सबसे अलग सुनाई देती थी। उनके भाषण, तल्ख जबान, उनका राजनीतिक अंदाज, ये सब उन्हें दूसरों से अलग बनाता रहा है। हिम्मत करो बादशाह, चुनौती देकर कहता हूं, हिम्मत करो बादशाह, मुसलमानों से वोट का अधिकार छीन लो। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है। सियासतदान बैलेट के बजाय बुलेट पर यकीन रखना चाहते हैं। जब आजम खान की राजनीति का सूरज अपनी बुलंदी पर था, उसी दौरान आजम खान ने कहा करते थे कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी राजनीति नहीं, शिक्षा होगी। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के पीछे वजहें भी बताई थी, लेकिन वक्त बदलता है, राजनीति में ताकत बदलती है, सरकारें बदलती हैं और कभी कभी हालात भी। जो आजम खान कभी सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में थे, आज वही लंबे समय से कानूनी मामलों और राजनीतिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं, और अब उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के नामो निशान मिटने का खतरा मंडरा रहा है। वैसे आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के खराब दिनों की शुरुआत तब ही हो गई थी जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई थी। आजम खान टारगेट पर आ गए थे। रामपुर की पहचान
रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल राजनीति का नहीं, कानून का है। सरकार का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी में निर्माण नियमों के मुताबिक नहीं हुआ। रामपुर विकास प्राधिकरण का दावा है कि परिसर में कई निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किए गए। सुनवाई के बाद कानून के तहत ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि आगे क्या एक्शन होता है। ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। ये जो कानून में व्यवस्था है उसके अनुसार कम से कम 15 दिन का समय जो है संस्था को दिया जाना होता है ताकि वे स्वयं से अपना जो अवैध निर्माण है उसको हटा लें। आजम खान की बनाई इस यूनिवर्सिटी का काम तमाम करने के लिए सारा सरकारी अमला एक्शन में दिख रहा है। यूनिवर्सिटी के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि आम रास्ता है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचाने के लिए अभी एक रास्ता है और वो रास्ता कानून का है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े पक्ष इस आदेश को चुनौती देते हैं तो अंतिम फैसला अदालत से तय होगा। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। लेकिन आजम खान की पत्नी कह रही हैं कि वो कोर्ट जाएंगे या नहीं अभी नहीं बता सकते। सब आप लोगों को मालूम है, हमारा वो सब आ गया है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। नहीं कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी 3:30। लेकिन फिर इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जौहर यूनिवर्सिटी सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये आजम खान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक रही है, जिसे उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की उपलब्धि के तौर पर पेश किया। जिन्हें राष्ट्रपति भवन देखना हो वो अब दिल्ली न जाएं, जौहर यूनिवर्सिटी आ जाए, उन्हें राष्ट्रपति भवन मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो अलीगढ़ से सीखा था कि ये तालीमी नहीं बल्कि तरबियती इदारा भी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को हमने तालीमी के साथ एक तरबियती इदारा भी बनाया। लेकिन इतिहास गवाह है, राजनीति में नेताओं की विरासत सिर्फ भाषणों से नहीं, उनके बनाए संस्थानों से भी याद रखी जाती है। किसी की पहचान किसी बांध से जुड़ जाती है, किसी की विश्वविद्यालय से, किसी की पहचान सड़क या किसी दूसरी योजना से। और आजम खान के मामले में जौहर यूनिवर्सिटी उसी विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। हम जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से। देश के 3 बड़े भूमाफिया। पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। अब सवाल सिर्फ बुलडोजर चलने या ना चलने को लेकर नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर इस परिसर का बड़ा हिस्सा ध्वस्त होता है तो क्या ये लड़ाई अदालतों में आगे बढ़ेगी और तस्वीर बदल जाएगी। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिक्षा के लिए बने इस संस्थान को ढाने के अलावा क्या कोई और विकल्प भी है कि नहीं। आप विश्वविद्यालयों पे बुलडोजर चलाएंगे। बुलडोजर चलाते ना हो जो चंदा चोरी डकैती में है, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो ये बुलडोजर भी आपका कमाल की चीज है। रिमोट साहब के हाथ में, जब मन हो घुमा दो कहीं भी। शिक्षा का मंदिर को नहीं ढाया जाना चाहिए। भुगतान तो उसको सिर्फ नाम की वजह से करना पड़ रहा है। कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके नक्शे पास हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। 80 से ज्यादा आपने केस माननीय आजम खान के ऊपर लगा दिए। जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के पीछे आमादा है, लेकिन आज जब इलेक्शन आने वाला है तब आपको एकदम से जौहर यूनिवर्सिटी की बात क्यों आई। इस पूरी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के बीच एक सवाल ऐसा भी है जो शायद सबसे कम पूछा जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का क्या होगा। उन युवाओं का कसूर क्या है जिन्होंने किसी राजनीतिक विचारधारा को नहीं बल्कि एक डिग्री, एक करियर और एक बेहतर भविष्य को चुना था। अगर परिसर का कोई हिस्सा ध्वस्त होता है, अगर पढ़ाई पर असर पड़ता है, क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी या कोई दूसरी फैसिलिटी तोड़ी जाती है, तो सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाएगा, नेता या छात्र। सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इसे मतलब तोड़े नहीं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो, इसे इसमें और यानी कि वृद्धि करे ताकि हमारे रामपुर जिले का नाम रोशन हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स पढ़े। ये पास में यूनिवर्सिटी है, अगर हम दूर जाएं
तो हमारे पेरेंट्स को भी परेशानी होगी। सिजारुल निसा जैसी कई छात्राएं हैं जिनके लिए जौहर यूनिवर्सिटी बेहतर भविष्य के सपने का रास्ता बताती है। उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वैसे भी यूनिवर्सिटी सिर्फ किसी नेता का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं होता, वो हजारों परिवारों का सपना भी होता है। वो उन माता पिता की उम्मीद होता है जिन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया है। हालांकि यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रशासन की तरफ से परामर्श कैंप लगाया गया है ताकि छात्र छात्राओं को गाइड किया जा सके कि वो कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। प्राध्यापकों से कहा गया कि यहाँ बच्चे अगर आते हैं और ये चूंकि समाचार है इसका कि यूनिवर्सिटी खत्म होगी, तो अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, तो उनको एक गाइडलाइन के लिए, उनके काउंसलिंग के लिए। तो अब बहस सिर्फ इतनी नहीं कि आजम खान की विरासत बचेगी या नहीं, बहस ये भी है कि क्या कानून का पालन कराते हुए हजारों छात्रों के भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इमारतें दोबारा बन सकती हैं, राजनीतिक विरासतें भी बदल सकती हैं, लेकिन एक छात्र का बर्बाद हुआ साल, उसका छिना हुआ भविष्य, वो शायद कभी वापस नहीं आता। आजम खान किसी दौर में उस समाजवादी पार्टी की बहुत ताकतवर राजनीतिक हस्ती थे जिसकी कमान अब अखिलेश यादव के पास है। कचहरी में हमने आपको पहले भी बताया था कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति को नियो सोशलिज्म यानी नया समाजवाद कह चुके हैं और उनके तौर तरीकों में ये दिख भी रहा है। वो पिता मुलायम सिंह यादव से हासिल पार्टी की लाइन लेंथ बदलते हुए दिख रहे हैं। उनकी पार्टी की टोपी का सुर्ख लाल रंग धीरे धीरे अपना टोन बदल रहा है। यूपी में चुनावी साल में अखिलेश रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। खबरें तो ये भी हैं कि उनकी वो राजनीतिक रथ यात्रा किसी धार्मिक स्थल से शुरू हो सकती है। तो क्या अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की काट उसी के हिंदुत्व से निकाली जाएगी? कचहरी में खुलेगी अब इसी राजनीतिक सोच की फाइल। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। सियासी गलियारों की खबरों का ये सिरा अगर सच साबित हुआ तो सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर रथ की गूंज सुनाई देगी। सितंबर का महीना जब साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन इस बार रथ पर कोई भगवादारी नहीं, बल्कि लाल टोपी पहने अखिलेश यादव सवार होंगे। जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का रहा हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहां पर इस तरह की घटना घटी है। हालांकि हेडलाइन रथ यात्रा की डेट के साथ साथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी वेन्यू बन रहा है। सोर्सेस के माने तो अखिलेश अपनी समाजवादी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत यूपी की 3 सबसे बड़ी धार्मिक नगरियों अयोध्या या मथुरा में से किसी एक जगह से कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो सवाल बनता है क्यों? क्या 36 साल बाद तारीखों और प्रतीकों का ये मेल महज इत्तेफाक है या फिर अखिलेश यादव का बेहद सोचा समझा एक बड़ा दाव? क्या अखिलेश के दिमाग में पीडीए के साथ कोई नया फॉर्मूला है? क्या यूपी के सवर्ण वोटरों को साधने के लिए सनातन का मार्ग चुना जा रहा है, या वो योगी की ये चुनौती स्वीकार करने वाले हैं? सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश रथ पर सवार हो रहे हों। इतिहास गवाह है, साल 2011-12 में जब मायावती सरकार के खिलाफ उन्होंने समाजवादी विकास रथ यात्रा निकाली
तो यूपी ने उन्हें सबसे युवा मुख्यमंत्री का ताज पहनाया। साल 2016-17 में पारिवारिक कलह के बीच चुनावी रथ तो निकला, लेकिन कांग्रेस से अलायंस के बावजूद साइकिल पंचर हो गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। साल 2021-22 में समाजवादी पार्टी विजय यात्रा ने समाजवादी पार्टी की सीटें 47 से बढ़ाकर 111 तो कर दी, लेकिन सत्ता का सुख खत्म नहीं हो सका। लेकिन इस बार का रथ अलग है, और अलग है अखिलेश यादव का अंदाज। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की स्टाइल शीट पर गौर कीजिए। वो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाकर खुद को सच्चे राम भक्तों के साथ खड़ा दिखाते हैं। वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में बैठे नजर आते हैं। लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां होती हैं और पार्टी दफ्तर के बाहर लिख दिया जाता है, जो सनातन है वही समाजवाद है। इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक है, इमोशनल है। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल है वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। छोटों पे कार्रवाई करना, और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। अब सोचिए कितनी परत की बात, परत निकल रही है चीजों की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा करके जनता ने समाजवादी पार्टी को यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनाया। मगर 27 के विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की डगर की। क्या जीत के लिए पीडीए काफी नहीं? राजनीति में आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सवर्णों की बात की जाए, और उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात की जाए, तो ये कुल आबादी का 22 से 25% है। ये अपने साथ पूर्वांचल में नैरेटिव सेट करने की ताकत भी रखते हैं। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं, और वो जानते भी हैं कि अगर इस पूरे वोट को छोड़ दिया जाएगा तो बीजेपी के किले में सेंध लगाना मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी समाजवादी अखिलेश के सनातनी कार्ड को उनकी ताकत नहीं बल्कि उनका कंफ्यूजन बताते हैं। अखिलेश यादव जिस समय मानसून के समय में विदेश यात्रा पर गए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर कंडीशन कमरों से नहीं हो रही है। ऐसे में जो विदेश यात्रा कर रहा हो, वो जमीन पर जनता के बीच में यात्रा कब करेगा? ना तो ये राम का दर्शन करने गए मंदिर अयोध्या भगवान राम का, ना तक कृष्ण का गए। ये दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। ना तो इनको राम जी मिल पा रहे हैं, ना तो कृष्ण जी मिल पा रहे हैं। मौलाना जी मिल जा रहे हैं, मौलाना जी का घोड़वा पकड़ के पेटवा में घुसा ही ले रहे हैं। वैसे सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि अगर अखिलेश की यात्रा धार्मिक नगरी से शुरू होती है तो सवर्णों के साथ ये गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच पार्टी की पैठ को और मजबूत करेगी। जो बीजेपी या बीएसपी के साथ रहे हैं दिखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 के मुख्य चुनाव से पहले गांव तक अखिलेश का पहुंचना पार्टी संगठन में नई जान फूंक सकता है। इस यात्रा के जरिए अखिलेश खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने एकमात्र और सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर सब इस भारतीय जनता पार्टी की अन्याय करने वाली सरकार से परेशान है। वो सरकार जिसने आरक्षण छीनने का काम किया, हक अधिकार छीनने का काम किया। अगर हक मांगने के लिए कोई सड़क पे गया, न्याय मांगने के लिए सड़क पे गया तो उस पे लाठी चलाने का काम किया। गरीब और मजदूर उन पे अत्याचार करने का काम किया। ऐसी सरकार को हटाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकले। यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ सुशासन, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद का आजमाया हुआ बीजेपी का मॉडल है, तो दूसरी ओर सॉफ्ट हिंदुत्व के तड़के के साथ सोशल इंजीनियरिंग का अखिलेश का नया रथ। क्या धर्मनगरी से शुरू होने वाली ये यात्रा अखिलेश यादव को 2027 में लखनऊ का सुल्तान बनाएगी, या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता की कुर्सी से दूर रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। साल 2023 भला कौन भूल सकता है, जब भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, जब दुनिया ने देखा कि किसी हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम बजट में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई इबारत लिख दी थी। कौन भूल सकता है वो तारीख
जब आदित्य L1 ने सूरज के रहस्यों को समझने की यात्रा शुरू की और जब भारत गगनयान के जरिए इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, तब पूरी दुनिया ने एक नाम को सलाम किया और वो नाम है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। वो संस्था जिसने भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का सपना दिया, जिसने अंतरिक्ष में कामयाबी की कई इबारतें दर्ज कर दुनिया को चौंकाया। लेकिन अब इसी इसरो से एक ऐसी खबर आई है जिसने करोड़ों भारतीयों को मायूस कर दिया है, सवाल भी खड़े किए हैं। खबर है कि पिछले कुछ महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया है। खबरों के मुताबिक बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर से लगभग 80 वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है, जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से भी लगभग 20 लोगों के जाने की खबर है। जिन वैज्ञानिकों ने नौकरी छोड़ी है वो लॉन्च व्हीकल रॉकेट डेवलपमेंट, सैटेलाइट डेवलपमेंट, गगनयान प्रोजेक्ट, लॉन्च मिशन जैसे कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि कुछ लोगों ने नौकरी बदली, सवाल ये है कि जिस संस्थान में काम करना लाखों वैज्ञानिकों का सपना होता है, वहां से वैज्ञानिक बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं खड़ा हूं इस वक्त भारत के स्पेस पोर्ट पे श्रीहरिकोटा में, सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। अगर रॉकेट्स ने इसरो को बनाया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के नौजवान इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। आज खबर निकली कि इसरो के नौजवान वैज्ञानिक इसरो को छोड़ के और काम करने के लिए जा रहे हैं। 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इसरो को छोड़ा है हाल में, ऐसा बताया जाता है, और उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं। अंतरिक्ष की लड़ाई सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट की लड़ाई तो है नहीं, ये धारदार दिमाग और मेधा की लड़ाई भी है। ये उन वैज्ञानिकों की लड़ाई होती है जो सालों तक एक मिशन पर काम करते हैं, एक एक पुर्जे को डिजाइन करते हैं, एक एक कैलकुलेशन को परखते हैं, एक एक नाकामी से सीखकर अगली सफलता की दास्तान लिख देते हैं। चंद्रयान की सफलता के पीछे सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, बल्कि हजारों वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जिस संस्थान को हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा से इतना बड़ा ब्रांड बनाया, वो उसी संस्थान को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या भारत अपने इन्हीं वैज्ञानिकों को रोक पाने में खुद को असहाय महसूस कर रहा है? रिजाइन होते थे भैया, वो एक साथ ज्यादा हो रहा है क्योंकि प्राइवेट जो है फील्ड बढ़ रहा है, लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो और उस तरह से जो है उनको रिवॉर्ड यहाँ पे ना मिल रहा हो। इस ब्रेन ड्रेन ने कई चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि चाहे चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो, मंगलयान हो, गगनयान हो, भारत का स्पेस प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन बड़ी सफलताओं के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है कि क्या हमारे पास भविष्य के लिए, मिशंस के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बने रहेंगे? क्योंकि रॉकेट मशीनों से नहीं, दिमाग से उड़ते हैं, और इसरो से वैज्ञानिकों का ये पलायन ऐसे समय में हो रहा है जबकि इसरो कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे गगनयान, चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और कई सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग होनी है। हालांकि जानकार नहीं मानते कि इसरो से वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या में पलायन से इन मेगा प्रोजेक्ट्स पर कोई असर पड़ेगा। थोड़े समय के लिए जो है उसको रुकने की बात हो सकती है, लेकिन रुकना नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा धीरा पड़ेगा। धीरा इसलिए पड़ेगा कि वो जो 20 साल से या 25 साल से काम कर रहा है, यदि वो छोड़ के जा रहा है तो देखो हमारे घर में से भी कोई विदाई ले रहा है, कहीं जा रहा है, तो हमें उसका थोड़ा सा जो है दुख तो रहता है, उस समय पे खालीपन महसूस होता है। तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन लोग जो है कैपेबल है उसको ओवरकम कर लेंगे। सरकार ने वैज्ञानिकों के इस्तीफों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर नियम सख्त करने का फैसला कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केंद्र सरकार ने इसरो सेंटर्स को निर्देश दिया है कि वो गगनयान और दूसरे अहम मिशन से जुड़े ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल कर्मचारियों के इस्तीफे या वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी स्वीकार ना करें। लेकिन असली सवाल नियमों से आगे का है, क्योंकि किसी वैज्ञानिक को रोका तो जा सकता है, लेकिन क्या उसे संस्थान से जोड़ा भी जा सकता है? क्या सिर्फ नियमों से टैलेंट रुकेगा, या फिर जरूरत ये समझने की है कि आखिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से वैज्ञानिक बाहर जाने का फैसला ले रहे हैं? अगर कोई इंजीनियर छोड़ के जा रहा है
तो कहीं ना कहीं उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। इस वक्त भारत में ढेर सारे स्टार्टअप हैं, 400 से ज़्यादा हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप हैं। स्काई रूट एरोस्पेस है जो कि यूनिकॉर्न बना, $1.1 बिलियन का वैल्यूएशन है, 1000 लोग उसमें काम करते हैं। तो टैलेंट कहीं से तो आया वहाँ पे, लेकिन हाँ, किसी को रोक के बांध के इनोवेटिव रिसर्च नहीं कराई जा सकती, ये बड़ा साफ है। भारत में सरकारी संस्थानों की एक बड़ी चुनौती रही है और वो है बेहतरीन टैलेंट को बनाए रखना, बचाए रखना। एक तरफ प्राइवेट स्पेस कंपनीज तेजी से बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर में स्पेस सेक्टर में ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, अवसर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ वेतन का नहीं है, सवाल है काम का माहौल कैसा है, फैसले कितनी तेजी से होते हैं, नई सोच के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए कितनी जगह है और एक वैज्ञानिक को अपने भविष्य की कितनी उम्मीद दिखाई देती है। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक जिसने अपनी पूरी जवानी भारत के स्पेस मिशन को दे दी, जिसने अपनी प्रतिभा चंद्रयान, गगनयान या किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगाई, अगर वही वैज्ञानिक किसी मोड़ पर इसरो को छोड़ने का फैसला करता है तो ये सिर्फ एक कर्मचारी या एक साइंटिस्ट का जाना नहीं है, ये एक अनुभव का जाना है, ये एक सोच का चले जाना है, लंबे समय की एक्सपर्टीज का चले जाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बड़े सपनों को सिर्फ मिशन से नहीं बल्कि मिशन बनाने वाले लोगों से ताकत मिलती है। जिस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों के इस्तीफे की खबर सुर्खियां बनी, उसी दौरान भारत का प्राइवेट सेक्टर नई उड़ान तैयार कर रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस नाम की कंपनी पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने वाली है। 18 जुलाई को विक्रम नाम के रॉकेट को भेजने की पहली कोशिश होगी। इस रॉकेट का नाम स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। कंपनी का मोटो है, छोटा ही सुंदर और असरदार है। कचहरी में ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जो रॉकेट आप पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है विक्रम, और ये वो रॉकेट था जिसने भारत को पहला प्राइवेट सेक्टर का लॉन्च दिया 2022 में। मेरा नाम है पल्लव बागला और मैं एनडीटीवी का साइंस एडिटर हूं, और मैं खड़ा हूं स्काई रूट एरोस्पेस के प्रीमाइसेस में, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है। अगर ये छोटा रॉकेट था, आने वाले टाइम में एक ऑर्बिटल लॉन्च की तैयारी में है यही स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी। जो आपने देखा था 2022 में, वो तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और उस पिक्चर में बड़े रॉकेट भी हैं और एक भारतीय को अंतरिक्ष में भी भेजने की तैयारी है। तो यहां स्काई रूट एरोस्पेस में एक्साइटमेंट है, पहले ऑर्बिटल लॉन्च का और उसके बाद लंबी हनुमान छलांग लगाने का। भारत के नौजवान बहुत ही दूर की सोच रहे हैं और बड़े कदम उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन नागराजन के साथ स्काई रूट एरोस्पेस के हेडक्वार्टर से हैदराबाद से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 1970 के दशक का शुरुआती साल, वो साल जब भारत के एक हिमालयी क्षेत्र यानी आज के उत्तराखंड की नीति घाटी के रैणी गांव से पेड़ बचाने के एक अनूठे आंदोलन का सूत्रपात हुआ। वो आंदोलन था चिपको आंदोलन। रैणी गांव की वो पहाड़ी महिलाएं पेड़ काटने आए ठेकेदारों की आरियों और कुल्हाड़ियों के आगे सीना तान कर खड़ी हो गई थी, पेड़ों से चिपक गई। उसके करीब 5 दशक बाद आज फिर उत्तराखंड में ऐसे ही एक नए चिपको आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस बार उनका बैटल ग्राउंड पहाड़ नहीं है, बल्कि शिवालिक पहाड़ियों के बीच ऋषिकेश और देहरादून के बीच का एक इलाका है, जहां सड़क को 4 लेन और 6 लेन करने के लिए लगभग 3500 पेड़ों का सफाया किया जा रहा है।
देहरादून और ऋषिकेश के बीच के हाईवे के जरिए आवाजाही को और सुगम करने का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसमें जगह जगह एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। इसके लिए जैसे ही पेड़ काटे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने विरोध किया। मैं प्रणाम करती हूँ। मैं उत्तराखंड से आचनावल बात कर रही हूँ। आज हम ऋषिकेश 7 मोड़ पे खड़े हैं और आज हमारे उत्तराखंड की हालत देखिए। 4000 पेड़ कटने जा रहे हैं एक रोड चौड़ीकरण के लिए। इस जगह पे हाथियों का, जानवरों का घर है, बसेरा है और इसकी स्थिति देखिए सर, कुछ नहीं बचा। हमारे पेड़ देखिए, 4000 पेड़ों की लाशें पड़ी हुई है सर। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जबकि उत्तराखंड में सांस्कृतिक और पर्यावरण चेतना का लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर ब्लैक हरेला मनाया जहां पर पेड़ों का सफाया किया जा रहा है। 300 पेड़ कट चुके हैं और सब 60-70 साल पुराने पेड़ थे और फॉरेस्ट में बारिशों में कोई पेड़ नहीं काटा जाता। ये एक नियम है फॉरेस्ट का। बारिशों में जम के कटाई हो रही है। तो देहरादून और ऋषिकेश के बीच हाईवे को चौड़ा करने के लिए एक तरफ पेड़ों की बलि ली जा रही है, लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लोग अलग हैं, संगठन अलग हैं, विरोध का अंदाज भी अलग है, लेकिन मुद्दा एक है, हजारों पेड़ों की बलि लेने का विरोध। जानकार कह रहे हैं कि देहरादून से ऋषिकेश को जोड़ने वाला हाईवे तो अपने आप में लाजवाब है और उसे सबसे अलग ही तो बनाते हैं ये पेड़। तो फिर इन पेड़ों का सफाया करने की क्या जरूरत है? 1,500 से 2,000 बार इस रास्ते से होकर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी इस पर जाम लगते हुए नहीं देखा। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इन पेड़ों की बलि क्यों ली जा रही है, इनका क्या दोष है। और अगर आपने ठीक करना ही है, अगर आपने ऋषिकेश तक पर्यटन को और उसके जो आवाजाही है उसको ठीक करना है, तो श्यामपुर फाटक को ठीक कीजिए ना। वहाँ से ट्रैफिक को अच्छी तरह से मूवमेंट कराइए, वहाँ पर जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर करिए। बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने को लेकर हो रहे विरोध की तपिश उत्तराखंड सरकार भी महसूस कर रही है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि सत्ताधारी बीजेपी भी इस नई तरह के चिपको आंदोलन के खिलाफ काउंटर अटैक कर रही है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से बीजेपी ने ऐसे कई लोगों के बयान शेयर किए हैं जो कि पेड़ों के काटे जाने को जरूरी ठहरा रहे हैं। कार्य होते हैं तो विकास कार्य के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। कोई भी योजना, कोई भी कार्य होता है प्रदेश के विकास के लिए होता है। और जो हमारा ऋषिकेश से भाने वाले गंगा, इसमें हमारे जितने लोग हैं, चाहे वो डोईवाला के हो, भाने वालों के हो, उन्हें कहीं सुविधा का लाभ मिलेगा। और विडंबना देखिए कि हजारों पेड़ों की कटाई का ये काम ऐसे समय में चल रहा है जब उत्तराखंड में सरकारी स्तर पर कई जगह पौधे रोपने का, पेड़ लगाने का काम चल रहा है और बकायदा उसके वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वाले मेहमानों की तरफ से उन्हें पौधा भेंट करती हुई तस्वीरें दिखी जाती हैं। उत्तराखंड की इसी धरती से निकले चिपको आंदोलन ने कभी दुनिया को ये सिखाया था कि विकास और प्रकृति की लड़ाई में इंसान अगर चाहे तो प्रकृति के साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन आज करीब 50 साल बाद सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया है। क्या चौड़ी सड़कें ही विकास की पहचान है या फिर उन सड़कों के दोनों तरफ खड़े पेड़ भी विकास का हिस्सा है? वैसे पर्यावरण को बचाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत एक बड़े बदलाव की राह पर है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग अब 20% तक पहुंच चुकी है, जिसे हम और आप E20 पेट्रोल के नाम से जानते हैं। सरकार की मंशा साफ है, देश का पैसा बचे, पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन इस हरित बदलाव की कीमत क्या आम उपभोक्ता को अपनी जेब से चुकानी होगी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रायपुर के उपभोक्ता फोरम का एक फैसला इस मुद्दे पर टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। ये फैसला क्या है? क्या E20 पेट्रोल आपकी चमचमाती गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी चूक और गलतफहमी का मामला है? कचहरी में तथ्यों के साथ इस मुद्दे की फाइल खोलते हैं। ये रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवता हैं। जून 2024 में उन्होंने बड़े अरमानों से एक नामी कंपनी की हाइब्रिड कार खरीदी, लेकिन कुछ ही वक्त बाद क्लिनिक से घर लौटते वक्त अचानक गाड़ी बंद हो गई। बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े, टैंक साफ कराया गया, कंपनी के लोग देखने आए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। डॉक्टर प्रेमराज का ये बयान सुनिए। मैं जून 3, 2024 को
गाड़ी खरीदा था और जिसका मैन्युफैक्चरिंग मुझे बताया गया था शोरूम की तरफ से कि दिसंबर 2023 का। जब पहली बार ये मसला सामने आया, मेरे को कोई शोरूम की तरफ से या कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई। बार बार खाली टैंक को खाली कराया गया और ये बताया गया कि पेट्रोल की वजह से हुआ है, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं निकला। और वो ठीक करने के लिए गाड़ी लेते थे टेक्निकल टीम के द्वारा, जैसे हायर टेक्निकल टीम है वो सब आते थे ऑल इंडिया लेवल में, लेकिन कभी स्थायी समाधान नहीं कर पाए और बार बार गाड़ी बंद होता रहा। बकौल डॉक्टर प्रेमराज, कंपनी सिर्फ भरोसा देती रही और पेट्रोल पंप की तरफ से भी पल्ला झाड़ लिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब फिर से जांच कराई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पेट्रोल टैंक में सफेद दही जैसा जमा हुआ पदार्थ निकला। क्या वो इथेनॉल था जिससे इंजन सीज हुआ? जब ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, मैं बोला था कि मुझे सोल्यूशन चाहिए जी कस्टमर। गाड़ी का प्रॉब्लम है, पेट्रोल का प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, लेकिन मुझे गाड़ी का सोल्यूशन चाहिए। तो उस टाइम में ये लोग साहब मुझे मना किए थे, पेट्रोल का परीक्षण के लिए पैसा देने के लिए वो आप देंगे बोल रहे थे। तो मैं जब कंज्यूमर फोरम में गया तब जाके ये लोग SGS एक लेबोरेटरी है वहाँ पे जांच के लिए भेजे हैं, तब जाके उसका रिपोर्ट आया है। डॉक्टर प्रेमराज देवता का सीधा आरोप था कि उनके साथ पारदर्शिता नहीं बरती गई। उल्टा ये कह दिया गया कि अब ना तो कार वापस होगी ना ही पूरे पैसे मिलेंगे। गाड़ी मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो था जनवरी 2023 का था, तो लगभग वो 17 महीना पुराना था और उस टाइम में गाड़ी E20 कॉम्पेटिबल नहीं था, तो उसके कारण गाड़ी में इंजन में प्रॉब्लम आया है और इसीलिए माननीय उपभोक्ता आयोग ने उनको आदेश भी दिया है कि नया गाड़ी वही मॉडल E20 कॉम्पेटिबल अथवा जो पैसा रिफंड करने के लिए बोला है, तथा जो मेंटल हेरेसमेंट से मैं गुजरा हूँ इतने महीनों से, उसका 1 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन, तथा जो खर्च किया हूँ मैं उपभोक्ता आयोग जाने में, उसको 10,000 रुपये के रूम में देने के लिए बोला है। जब मामला रायपुर के जिला उपभोक्ता फोरम पहुंचा तो कार बनाने वाली और बेचने वाली कंपनी ने इसका कड़ा विरोध किया। कार डीलर और कंपनी की अपनी दलीलें थीं। कोर्ट में कंपनी के मैनेजर ने कहा, यह खराबी गाड़ी में तकनीकी कमी के कारण नहीं बल्कि बाहरी कारणों की वजह से हुई है, इसलिए यह मामला वारंटी के दायरे से बाहर है। लेकिन रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी के इन तर्कों को खारिज कर दिया। फोरम ने आदेश में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि अब अधिकांश पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल ही सामान्य रूप से मौजूद है, जिससे उपभोक्ताओं के पास दूसरा विकल्प लगभग नहीं बचा है। आयोग ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में वाहन चालकों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो E20 पेट्रोल का उपयोग न करें, जब अन्य विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। फोरम ने माना कि अगर गाड़ी जनवरी 2023 की निर्मित थी और उसका इंजन E20 फ्यूल के अनुकूल नहीं था, तो बिक्री के वक्त उपभोक्ता को उसकी स्पष्ट चेतावनी और जानकारी दी जानी चाहिए थी। इसी आधार पर फोरम ने कार निर्माता कंपनी को आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर उपभोक्ता को उसी मॉडल की नई E20 पावर्ड कार दी जाए। ऐसा न करने पर गाड़ी की कीमत, RTO और बीमा मिलाकर कुल 20,50,494 रुपए का रिफंड दिया जाए। मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख और अदालती खर्च के लिए 10,000 का हर्जाना भी दिया जाए। तय समय पर भुगतान न होने पर 7% ब्याज भी लगेगा। E20 वाला फैसला तो आ गया, लेकिन एक रिजल्ट बाकी है जिस पर दुनिया की नजरें हैं। कहते हैं फुटबॉल के मैदान पर जब तक मेसी खड़े हैं, मैच का नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता। इंग्लैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल को देख लीजिए। भले ही मेसी के पैर से खुद कोई गोल ना निकला हो, लेकिन खेल के आखिरी चंद मिनटों में उन्होंने वो जादुई चालें चली कि विरोधी टीम देखती रह गई। गोल करने में ऐसी मदद की कि पूरा पासा पलट गया। तभी तो अर्जेंटीना की इस टीम को, मेसी को, दुनिया कमबैक का किंग कहती है। उम्र 39 साल, एक ऐसी उम्र जब दुनिया के बड़े से बड़े एथलीट अपने बूट्स टांग देते हैं या फिर मैदान पर सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन मेसी इस उम्र में भी दुनिया के सबसे युवा, सबसे तेज और सबसे महंगे डिफेंडर्स के लिए किसी अनसुलझी पहेली की तरह बने हुए हैं। इसकी वजह है मेसी के शरीर की बनावट, उनका छोटा कद यानी 5 फीट 7 इंच की हाइट। लेकिन फिजिक्स की भाषा में यही छोटा कद मेसी का सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र बनता है। इसे कहते हैं लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका फायदा यह होता है कि जब वो बेहद तेज गति में दौड़ रहे होते हैं, तब भी पलक झपकते ही अपनी दिशा बदल सकते हैं बिना अपना बैलेंस खोए, और ज्यादा भागना भी नहीं पड़ता। मेसी के शरीर का दूसरा बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है उनके पैरों की बायोमैकेनिक्स। मेसी जब ड्रिबल करते हैं तो वो लंबे कदम नहीं लेते, उनके कदम छोटे, तेज और बार बार उठने वाले होते हैं।
सोचिए, जहां युवा खिलाड़ी और दूसरे फॉरवर्ड्स पूरे मैच में औसतन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वहीं मेसी मैच के दौरान अपने कुल मूवमेंट का 63% हिस्सा सिर्फ पैदल चलकर बिताते हैं। वो लगभग 25% समय मैदान पर पूरी तरह शांत या स्थिर खड़े होते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इस वर्ल्ड कप में मेसी ने कुल 35.87 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी औसतन प्रति मैच केवल 6.88 किलोमीटर। इसमें से भी 4.41 किलोमीटर उन्होंने सिर्फ चलकर पूरा किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक मेसी दौड़ते समय प्रति सेकंड सामान्य खिलाड़ियों से अधिक बार गेंद को टच करते हैं। इसका मतलब है कि गेंद उनके पैरों से लगभग चिपकी रहती है। मेसी भले ही पूरे मैच में धीरे चलते हों, लेकिन जब बात निर्णायक पलों की आती है तो वो ऊर्जा का विस्फोट करते हैं। स्विट्जरलैंड के खिलाफ नॉकआउट मैच में मेसी ने प्रति 90 मिनट औसतन 85 स्प्रिंट लगाए, जो युवा एथलीट हालैंड से भी ज्यादा है। इस उम्र में भी मेसी की विश्व कप में अधिकतम रफ्तार 30.9 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। ये युवा डिफेंडर्स को पीछे छोड़ने के लिए काफी है। और सुनिए, जब मेसी पास देते हैं तो वो केवल ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गेंद पर मैग्नेस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब गेंद को पैर के एक खास हिस्से से काटा जाता है तो हवा में स्पिन होने की वजह से गेंद के एक तरफ हवा का दबाव कम और दूसरी तरफ ज्यादा हो जाता है। यही दबाव हवा में गेंद का रास्ता बदल देता है। विरोधी टीम के गोलकीपर और डिफेंडर्स को लगता है कि गेंद बाहर जा रही है, लेकिन फिजिक्स के नियमों के सहारे वो हवा में ही कर्व होकर सीधे पोस्ट के अंदर समा जाती है। ये सिर्फ शरीर का विज्ञान नहीं, ये उस इच्छा शक्ति का चमत्कार है जो मेसी को द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम यानी गोट बनाती है।